नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने राजस्थली के नव स्वरूप का लोकार्पण किया। इस दौरान उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा भी उपस्थित रहे। राज्यपाल ने राजस्थली के नव स्वरूप के अंतर्गत वहां प्रदर्शित हस्तशिल्प उत्पादों का भी अवलोकन किया। उन्होंने लाख की चूड़ियां, राजस्थानी वस्त्र, मीनगेचर कला कृतियां, ब्लू पोट्री उत्पादों को देखकर उनकी सराहना की। उन्होंने राजस्थान के पारंपरिक हस्तशिल्प और हुनर से जुड़े उत्पादों के आधिकारिक विपणन और इससे जुड़े कारीगरों हस्तशिल्पियों को व्यावहारिक रूप से लाभान्वित किए जाने पर भी जोर दिया। और राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने उत्तर प्रदेश के प्रयागराज महाकुंभ में त्रिवेणी संगम घाट पर माघ एकादशी पर मां गंगा की पूजा अर्चना के बाद बुधवार को माघ पूर्णिमा पर अजमेर स्थित पुष्कर सरोवर में पूजा अर्चना कर ब्रह्मा जी के दर्शन किए। उन्होंने इस अवसर पर सावन और सनातन संस्कृति के अनुरूप देश और प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की। विधानसभा अध्यक्ष देवनानी ने कहा कि मानव जीवन के महाकुंभ में डुबकी लगाने का स्वर्णिम पावन अवसर 144 वर्ष बाद मिला है। स्थानीय मान्यता के अनुरूप सनातन संस्कृति में पवित्र प्रयागराज के दर्शन के बाद पुष्कर सरोवर में पूजा अर्चना करने को तीर्थ यात्रा की पूर्णता मानी जाती है। विधानसभा अध्यक्ष देवनानी ने कहा कि हमारे देश की प्राचीन संस्कृति और सनातन परंपरा समृद्ध है और ऐसी पुरातन और वैभवशाली सनातन संस्कृति और परंपरा दुनिया में कहीं और देखने को नहीं मिलती है। भारत में वर्षों से यह परंपरा चली आ रही है कि हर खास दिन पर लोग किसी न किसी पवित्र स्थान पर स्नान करते रहते ही हैं। और गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम ने कहा है कि कांग्रेस के नेताओं ने ओछी राजनीति शुरू कर दी है। ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का आपसी मामला है और मामला भी एक झूठी खबर का है। उन्होंने कहा कि इसका जवाब किरोड़ी लाल मीणा ने दिया है। उन्होंने बता दिया कि उनका कोई फोन टैप नहीं हुआ और मैं गृह राज्य मंत्री के तौर पर कहता हूं कि हमारी सरकार ने किसी भी विधायक, किसी भी मंत्री के फोन टैप नहीं हुए। ये तथाकथित फोन टेपिंग के बयान पर कांग्रेस के कुछ नेताओं ने ओछी राजनीति शुरू कर दी है। जब उनको ये मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का आपसी मामला और वो मामला भी एक झूठी खबर के ऊपर, और उसका जवाब माननीय किरोड़ीलाल मीणा जी ने दे दिया। मैं स्वयं प्रदेश का गृह राज्य मंत्री हूं। मैंने कहा कि हमारी सरकार किसी भी विधायक, किसी भी मंत्री के फोन टेप नहीं कराती। फिर भी कांग्रेस के कुछ बयानबाज नेता, जिनको सिर्फ अपनी उपस्थिति दर्ज करानी है, वो उस मुद्दे को बिना वजह का तोल दे रहे हैं। वो भूल गए हैं जब कांग्रेस के राज में खुद होटलों में कैद थे और उनके ही एक विधायक ने स्पष्ट रूप से प्रेस के सामने आकर के कहा था कि उनके फोन टेप हो रहे हैं, तब ये जवाब नहीं दे पाए थे। अपनी सरकार पर हमलावर थे। उस समय के मुख्यमंत्री माननीय अशोक गहलोत जी के ऊपर अनर्गल आरोप लगाए, सरकार को कटघरे में खड़ा किया, लेकिन उस समय इनके नेताओं के जो फोन टेपिंग माननीय अशोक गहलोत जी करा रहे थे, उसका कोई जवाब नहीं दे पाए। उल्टे साथी विधायकों को गुमराह करके उस समय के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी से गलवैया मिल गए। और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष एवं राज्यसभा सांसद मदन राठौर ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रत्येक बैंक रहित परिवार को बैंकिंग सेवाओं से जोड़ने के लिए 2014 में राष्ट्रीय वित्तीय समावेशन मिशन की शुरुआत की और इसका परिणाम ये हुआ कि जनवरी 2025 तक देश भर में 54 करोड़ 58 लाख से अधिक जन धन खाते खोले गए। इनमें से 55% खाता धारक महिलाएं हैं।
मोदी सरकार की ओर से विभिन्न वंचित वर्गों के लिए प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, पीएम सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना, मुद्रा योजना, स्टैंड अप इंडिया और प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना जैसे कई योजनाओं को शुरू किया गया। इन योजनाओं से आमजन को सीधे लाभान्वित करने के लिए प्रत्येक परिवार को बैंकिंग सेक्टर से भी जोड़ने का ऐतिहासिक कार्य किया गया है। इसके लिए वित्तीय समावेशन मिशन के तहत 2014 में ही प्रधानमंत्री जनधन योजना को शुरू किया गया। राज्यसभा सांसद मदन राठौर के सवाल के जवाब में इस वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने यह जानकारी साझा की है। और बीजेपी ने आज टोंक जिले में 7 मंडल अध्यक्षों की घोषणा कर दी है। जी हां, दरअसल आपको बताते चले कि 25 मंडल अध्यक्षों में से 13 मंडल अध्यक्षों की पूर्व में घोषणा हो चुकी है, तो वही जिन नए मंडल अध्यक्षों की घोषणा हुई है उनमें 4 टोंक विधानसभा, 1 निवाई और 2 देवली उनियारा विधानसभा क्षेत्र से है। सभी मंडल अध्यक्षों का टोंक जिले के संगठन एवं पर्व अधिकारी के हिरेंद्र शर्मा और इसी के साथ साथ बीजेपी जिला अध्यक्ष अजित सिंह मेहता ने बधाई दी और मालाएं पहनाकर उनका स्वागत किया। उनसे आशा जताई है कि वो संगठन में मिलजुल कर काम करेंगे और पार्टी को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर 7 मंडल अध्यक्षों की देखिए घोषणा की गई है। बीजेपी की तरफ से ये घोषणा की गई है। बीजेपी जिला अध्यक्ष ने सबको बधाई दी है। तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां बीजेपी ने आज टोंक जिले के 7 मंडल अध्यक्षों की घोषणा कर दी है, जहां 25 मंडल अध्यक्षों में से 13 अध्यक्षों की जो है वो मंडल अध्यक्षों की पूर्व में घोषणा हो चुकी है और जिन नए मंडल अध्यक्षों की घोषणा हुई है उनमें से 4 टोंक विधानसभा, 1 निवाई और 2 देवली उनियारा विधानसभा क्षेत्र से है। और ऐसे में सभी मंडल अध्यक्षों को टोंक जिले के संगठन एवं पर्व अधिकारी हिरेंद्र शर्मा और बीजेपी जिला अध्यक्ष अजित सिंह मेहता ने बधाई और शुभकामनाएं दी है। माला पहनाकर उनका भव्य स्वागत भी किया है और उसी के साथ साथ उनसे आशा जताई है कि वो संगठन में मिलजुल कर काम करेंगे और पार्टी को आगे बढ़ाते का काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी संगठन पर्व को लेकर आज टोंक जिले के 25 मंडल अध्यक्षों में से 13 मंडल अध्यक्षों की पूर्व में घोषणा कर चुके हम निर्वाचन की और शेष 12 मंडल जो थे उनमें से 7 मंडल अध्यक्षों के निर्वाचन की आज हम विधिवत रूप से घोषणा करते हुए उनकी घोषणा की है। 7 मंडल जो है उसमें 4 टोंक विधानसभा के हैं और 1 निवाई विधानसभा से है और 2 देवली उनियारा विधानसभा से। 4 जो टोंक विधानसभा से हैं, श्यामा प्रसाद मुखर्जी मंडल जिसमें भगवान जी सैनी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय मंडल जिसमें विष्णु जी चावला, महेंद्रवास मंडल में श्री धर्मराज जी चौधरी और बरवास मंडल के अंदर जितेंद्र जी गुर्जर को निर्वाचित घोषित किया है। भारतीय जनता पार्टी के संगठन पर्व कार्यक्रम में आज हमारे इस जिले के संगठन पर्व के प्रभारी सम्मान्य हिरेंद्र शर्मा साहब ने आज 7 मंडल अध्यक्षों की आज घोषणा की है। उसमें टोंक की विधानसभा के 4, निवाई का 1 और देवली विधानसभा के 2 मंडलों की आज विधिवत घोषणा की है और मंडल प्रतिनिधि की भी आज घोषणा 7 मंडलों की गई है। निश्चित जो मंडल अध्यक्ष बने उनको मैं अपनी ओर से बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं और उनसे निवेदन भी आग्रह करना चाहता हूं कि पार्टी की अपेक्षा बहुत है, पार्टी के काम बहुत है, पार्टी का विचार बहुत नीचे तक ले जाने की आज आवश्यकता है। राज्य में और केंद्र में हमारी सरकार है, हमारी सरकार की योजनाओं तक गरीब आदमी तक कैसे लाभ पहुंचा सकता है इसकी चिंता मंडल अध्यक्ष को करनी पड़ेगी। विश्व जागृति मिशन के संस्थापक और देश के जाने माने आध्यात्मिक संत आचार्य सुधांशु महाराज के पावन सानिध्य में गुलाबी नगर वासियों को दिव्य भक्ति सत्संग में धर्म और अध्यात्म की गंगा में डुबकी लगाने का सुअवसर मिलेगा। विजामी प्रमुख आचार्य सुधांशु महाराज शनिवार और रविवार को अपने जयपुर प्रवास के दौरान विशेष सत्रों से श्रद्धालुओं को धर्म और अध्यात्म के मार्ग पर चलते हुए जीवन में सकारात्मकता, आनंद और उल्लास के साथ प्रगति के नए सोपान तय करने के गुर सिखाएंगे। तो वही विश्व जागृति मिशन जयपुर मंडल की ओर से आयोजित किए जा रहे इन दिव्य भक्ति सत्संग के लिए आचार्य सुधांशु महाराज शनिवार को जयपुर पहुंचेंगे। प्रधान मदन लाल अग्रवाल ने बताया है कि आचार्य सुधांशु महाराज शनिवार को गुलाबी नगरी पहुंचने के बाद आदर्श नगर में 20 दुकान स्थित
सोमेश्वरा महादेव मंदिर परिसर में स्थित जयपुर मंडल के आश्रम में श्रद्धालुओं और शिष्यों से मुखाग्नि होंगे और जयपुर मंडल द्वारा चलाई जा रही गतिविधियों का अवलोकन करेंगे। और इस बीच तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर जयपुर में विश्व जागृति मिशन पर कार्यक्रम देखिए आयोजन किया गया है, जहां पर 15-16 फरवरी तक जयपुर प्रवास पर सुधांशु महाराज रहेंगे, जहां पर दिव्य भक्ति तक जो है आपको बता दें सत्संग में अध्यात्म की सरिता होगी। तस्वीरें दिखा रहे विश्व जागृति मिशन के संस्थापक और देश के जाने माने आध्यात्मिक संत आचार्य सुधांशु महाराज के पावन सानिध्य में गुलामी नगर वासियों को दिव्य भक्ति सत्संग में धर्म और अध्यात्म की मांग में डुबकी लगाने का सुअवसर मिलेगा। इस बीच आपको बता दें कि बीजामी प्रमुख आचार्य सुधांशु महाराज शनिवार को रविवार को अपने जयपुर प्रवास के दौरान स्थित और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के आम जन को बेहतर सुलभ स्वास्थ्य उपलब्ध कराने के लिए चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर के निर्देशन में प्रदेश में लगातार मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ एवं बेहतर बनाया जा रहा है। इससे राजकीय अस्पतालों में आमजन को गुणवत्तापूर्ण सेवाएं सुलभ हो रही हैं और हाल ही में ब्यावर जिले के राजकीय अमृत कौर चिकित्सालय में गत 10 जनवरी को एक प्रसूता में 4 नवजात को जन्म दिया। प्रसव समय से लगभग 1 माह पूर्व जन्मे इन नवजात का वजन स्वास्थ्य मानकों के अनुरूप कम था। जन्म के समय नवजात शिशुओं का वजन क्रमशः 1.5, 1.3, 1.2 और 1.7 किलोग्राम था। कम वजन के कारण इनका जीवन खतरे में थे और इसे देखते ही डॉक्टर विद्या सक्सेना और उद्यमी उनकी टीम द्वारा सफल प्रसव के बाद वजन चारों तरफ नवजात स्पेशल न्यूरोबन केयर यूनिट इंचार्ज एसएस चंदावत की विशेष देखरेख में उपचार के लिए भर्ती किया गया। और नेहरू युवा केंद्र जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग एवं जिला प्रशासन डूंगरपुर के संयुक्त तत्वाधान में बेड़ेश्वर धाम में ज्ञान नृत्य प्रतियोगिता आयोजित की गई। प्रतियोगिता में कुल 13 दलों ने भाग लिया और ऐसा रंग जमाया कि संपूर्ण कार्यक्रम खचाखच भर गया। कार्यक्रम में कनकमल कटारा पूर्व पार्षद डूंगरपुर बांसवाड़ा एवं उमेश मीणा विधायक आसपुर मुख्य अतिथि रहे और वही प्रधान सरपंच विशिष्ट अतिथि रहे। प्रतियोगिता में अमरचंद बामनिया के नेतृत्व वाली और ढवाल बांसवाड़ा की टीम प्रथम और लक्ष्मण लाल के नेतृत्व वाली बस्ती आहाड़ा बांसवाड़ा की टीम द्वितीय और धारची डिंडोर के नेतृत्व वाली गांव पारी तलाई की टीम तृतीय स्थान पर रही। मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना के प्रभावी संचालन एवं आमजन को गुणवत्तापूर्ण दवाओं की आपूर्ति सुनिश्चित करने के उद्देश्य से राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन की 4 सदस्यीय टीम ने बुधवार की हिमाचल प्रदेश के बद्दी में विभिन्न दवा निर्माता कंपनियों का औचक निरीक्षण किया। RMSCL की प्रबंध निदेशक नेहा गिरी ने निर्देशन में वही व्यक्तिगत अधिकारियों को टीम ने रैंडम आधार पर उन दवा निर्माता कर्मी की जांच की जो कि RMSCL में दवाओं की आपूर्ति करती है। जांच के दौरान इन इकाइयों की स्थिति मानकों के अनुरूप पाई गई। राजस्थान पुलिस द्वारा महिलाओं की मदद के लिए राजकॉप ऐप पर डेवलप किए गए नए फीचर नीट हेल्प की मदद से झुंझुनू की रहने वाली एक युवती को न केवल तत्काल पुलिस की मदद मिली अपितु पुलिस ने छेड़छाड़ और दोस्ती का दबाव बनाकर रहे एक युवक को गिरफ्तार कर लिया। IGSCRP शरद कविराज ने बताया है कि बुधवार सुबह राजकॉप ऐप में करीब 6:26 पर एक संदेश आया। झुंझुनू निवासी एक युवती जो कि जयपुर में एक हॉस्टल में रहकर फर्स्ट ग्रेड टीचर की कोचिंग कर रही थी और इस दौरान संदेश के अनुसार त्रिवेणी बत्ती के सामने उसके साथ एक लड़का छेड़छाड़ और गाली गलौज कर उसका मोबाइल छीन रहा था। संदेश पर बिना समय गवाए राजकॉप ऐप क्रम में
कार्यरत जो है प्रभारी एएसआई सुनीता शर्मा द्वारा अभय कमांड सेंटर को सूचना दी गई। इसके आधार पर महेश नगर थाना पुलिस की 112 गाड़ी तुरंत गोपालपुरा बाईपास रिद्धि सिद्धि चौराहा पर पहुंची और आरोपी पवन तंवर पुत्र रतन सिंह निवासी गांवली थाना पाटन जिला सीकर को दस्तयाब कर थाने में ले गए हैं। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। और राजस्थान के देवस्थान पशुपालन डेयरी और गोपालन मंत्री जीराराम कुमावत ने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के ट्वीट पर पलटवार किया है। कुमावत ने कहा है कि मंदिरों में आवश्यक कार्यों के लिए 48 लाख रुपए की स्वीकृति जारी की गई है और पूजा सामग्री भोग और राममाला की व्यवस्था नियमित रूप से की जा रही है। उन्होंने गहलोत के बयान को गलत बताते हुए कहा है कि सरकार ने कई धार्मिक उत्सवों का आयोजन किया है और पुजारियों को उनकी मानदेय भी समय पर दिया गया है। कुमावत ने बताया है कि सरकार ने देवस्थान विभाग के मंदिरों में विकास कार्यों के लिए 101 करोड़ रुपए और राज्य के बाहर मंदिरों के जीर्णोद्धार के लिए 25 करोड़ रुपए का बजट स्वीकृत किया गया है। उन्होंने यह भी कहा है कि पिछले बजट में 300 करोड़ रुपए 20 मंदिरों के विकास के लिए और 100 करोड़ रुपए खाटू श्याम मंदिर के कॉरिडोर के निर्माण के लिए तय किए गए हैं। कुमावत ने कामधेनु पशु बीमा योजना पर भी गहलोत को घेरने के लिए कहा है और यह एक कागजी योजना की जिससे कि केवल 1064 पशुओं का बीमा हुआ है और मात्र 21 पशुओं को मृत दर्ज किया गया है। उन्होंने यह भी दावा याद दिलाया है कि जब राज्य में लंबी रोग वाली फैला था तब गहलोत के मंत्री होटल में आराम कर रहे थे और अब मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना को सही तरीके से लागू किया जा रहा है। और वहीं मंगलवार को बीजेपी प्रदेश कार्यालय में पंडित दीनदयाल भी पुण्यतिथि के मौके पर पुष्पांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर बीजेपी प्रदेश कार्यालय प्रभारी मुकेश पारिक, सह प्रभारी भवानी शंकर शर्मा और रजनीश चनाना ने पंडित दीनदयाल की तस्वीर के सामने फूल चढ़ाए। कार्यक्रम में भाजपा प्रदेश पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। और जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत ने अजमेर में आयोजित जन सुनवाई में ग्रामीणों की समस्याएं सुनी। इस दौरान ग्रामीणों ने अपने गांव को ग्राम पंचायत बनाने की मांग की ताकि प्रशासनिक प्रक्रिया सरल हो सके और विकास कार्यों में गति आ सके। मंत्री रावत ने सकारात्मक कार्रवाई का आश्वासन दिया और अधिकारियों को त्वरित समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने बिजली, पानी, चिकित्सा और अन्य विभागों से संबंधित मुद्दों पर तत्काल कार्रवाई का आवश्यकता जताई और इसी के साथ मंत्री ने कहा कि सरकार ग्रामीणों के विकास के लिए प्रतिबद्ध है और उनकी समस्याओं का समाधान प्राथमिकता से किया जाएगा। पर्यटन सचिव रवि जैन की अध्यक्षता में मंगलवार की पर्यटन भवन में बैठक आयोजित की गई जिसमें कि जयपुर के जेईसीसी में 8 और 9 मार्च 2025 को होने वाले 25वें अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी महोत्सव के पुरस्कार समारोह के आयोजन की तैयारियों पर चर्चा की गई। सचिव रवि जैन ने विभिन्न विभागों की अपेक्षित भूमिका, जिम्मेदारों और तैयारियों के बारे में दिशा निर्देश दिए। तो वहीं जैन ने कहा है कि आईआईएफए 25वें राजस्थान पर्यटन की वैश्विक पहचान मिलेगी और यह राजस्थान के पर्यटन, कला और संस्कृति की शानदार ब्रांडिंग का अवसर होगा। तो वहीं उन्होंने बताया है कि इससे पूर्व राजस्थान के G20 और राइजिंग राजस्थान जैसे बड़े कार्यक्रम सफलतापूर्वक आयोजित हो चुके हैं और आईआईएफए 25 के आयोजन को भी इसी की तरह सफल बनाने के लिए सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जा रही हैं। सचिव ने बताया है कि शहर को भव्य रूप से सजाया जाएगा, सफाई व्यवस्था और शानदार सजावट सुनिश्चित की जाएगी। आयोजन के दौरान यातायात और पार्किंग की बेहतर सुविधाएं सुनिश्चित की जाएंगी। 15,000 मेहमानों के आगमन को देखते हुए क्राउड मैनेजमेंट और सुरक्षा के सभी आवश्यक उपाय किए जाएंगे। संबंधित विभागों और अधिकारियों को इन व्यवस्थाओं के लिए निर्देशित किया गया है। जलग्रहण विकास और भू संरक्षण विभाग के निदेशक मोहम्मद जुनेद ने मंगलवार को विभाग की परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई दौरान 2.0 MDC
मां की जगह डब्ल्यूडीसी और मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान के तहत काम की प्रगति और उनके क्रियान्वयन के लिए समय सारणी बनाने का निर्देश दिया गया है। जिन परियोजनाओं की प्रगति कम थी उनके प्रबंधकों को लक्ष्यों के हिसाब से काम करने की सलाह दी गई है। साथ ही संबंधित अधिकारियों को जल्दी ही काम पूरा करने के लिए निर्देश दिया गया है और जल ग्रहण यात्रा के बेहतर समन्वय के लिए जनप्रतिनिधियों और जिला प्रशासन से सहयोग करने को कहा गया है। मुख्य सचिव सुधांशु पंत ने कहा है कि राज्य में हुक्का बार पूरी तरह से प्रतिबंधित है और अवैध रूप से चल रहे हुक्का बार और ड्रग कारोबारियों का जो है वो कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने पुलिस विभाग को राजस्थान हुक्का बार निषेध अधिनियम 2019 के तहत तुरंत कार्रवाई करने के निर्देश दिए। पंत ने मंगलवार को शोरूम सचिवालय ने नाकेबंदी नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की बैठक की है। अध्यक्षता की बैठक में उन्होंने मादक पदार्थों के सेवन को रोकने के लिए बार पक्ष, होटल, रेस्टोरेंट और शराब दुकानों के बाहर चेतावनी दी है कि बोर्ड लगाने के निर्देश दिए। साथ ही सोशल मीडिया के माध्यम से जागरूकता बढ़ाने की बात कही गई। मुख्य सचिव ने कहा है कि नशे से बचाने के लिए सभी विभाग और एजेंसियां मिलकर काम करें। उन्होंने चिकित्सा विभाग और पुलिस को संयुक्त अभियान चलाने का निर्देश दिया है ताकि बिना चिकित्सकीय सलाह के बेचे जा रहे ड्रग्स पर कार्रवाई भी की जा सके। और इसके अलावा उन्होंने सीमावर्ती जिलों में मादक पदार्थों की तस्करी को रोकने के लिए सख्त कदम उठाने की बात कही है। पंत ने शिक्षा विभाग से नशे की लत से बचने के लिए विद्यार्थियों से की गई प्रतिज्ञा लेने का भी निर्देश दिया। बैठक में एनसीबी के क्षेत्रीय निदेशक घनश्याम सोनी ने मादक पदार्थों के खिलाफ की गई कार्रवाई के बारे में जानकारी दी। इस बैठक में गृह विभाग के अलावा मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक और अन्य संबंधित अधिकारीगण शामिल रहे। और जवाहर कला केंद्र और इंटरनेशनल ध्रुवपद धाम ट्रस्ट की तरफ से आयोजित 2 दिवसीय ध्रुवपद धरोहर समारोह के दूसरे दिन मंगलवार को राजस्थान की ध्रुवपद परंपरा पर गहन चर्चा की गई। यह कार्यक्रम पद्मश्री पंडित लक्ष्मण भट्ट से तेलंग को समर्पित किया और कार्यक्रम की शुरुआत संवाद प्रवाह से हुई, जिसमें कि धनपद गायिका प्रोफेसर मधु भट्ट तेलंग और गायक को शायद सुंदर शर्मा ने राजस्थान में ध्रुवपद के संरक्षण और विकास पर अपने विचार साझा किए। और इस बीच साहित्यकार राजेश आचार्य ने संवाद का संचालन किया। इसके बाद डॉक्टर श्याम सुंदर शर्मा की किताब ढूंढावट क्षेत्र की रामलीला और प्रचलित संगीत रचनाएं का विमोचन किया। दिल्ली के बिहार घराने के जुगु गायक को प्रभाकर नारायण पाठक ने यमन और यमन कल्याण के युवक प्रस्तुत किया, जिसमें से श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। राजगढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम इशवाना में 2 दिन से लापता महिला का शव सूखे कुएं में मिलने से हड़कंप मच गया। सूचना मिलने पर राजगढ़ डीएसपी मनीषा मीना, थानाधिकारी राजेश मीना और रैणी थानाधिकारी रामजी लाल मीना मौके पर पहुंचे और पुलिस और स्थानीय लोगों की मदद से शव को कुएं से बाहर निकाला गया और राजगढ़ सीएचसी की मोर्चरी भेजा गया। डीएसपी माननीय मीना ने बताया है कि मृतका रवीना के पति ने गुमशुदगी दर्ज करवाई थी, जिसमें उन्होंने बताया था कि दोनों में झगड़ा हुआ था और वह कहीं चली गई थी। पुलिस ने खोजबीन की तो रवीना का शव इशवाना के पास मुख्य कुएं में समाप्त की जगह सूखे कुएं में मिला। मृतका के पिता भोलाराम मीना ने दहेज हत्या का मामला दर्ज करवाया है। शव का पोस्टमार्टम कर परिजनों को सौंप दिया गया है। लड़की के पति ने एक एफआईआर दर्ज कराई थी कि मेरी पत्नी मेरे से रूठ के और घर से कहीं चले गई है, वो मिल नहीं रही है। तो कल उसकी रेणी थाने में एफआईआर दर्ज हुई थी। उसी को ढूंढने के उसमें आज बॉडी ईशवाने के पास एक कुएं में मिली थी। अब लड़की के परिजनों ने दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज करवाया है, तो अभी पोस्टमार्टम करा के बॉडी उनको हैंडओवर कर दी है अनुसंधान में। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।